Good evening, everybody. Today I'll be solving a paper that has been sent to me by one of my students who had a number of doubts in the paper. It's an NDA paper, but it works. I've gone through the paper and it works equally good for all the CUET students also. Okay, now let me share the paper once. Okay, I'm sure all of you are able to see the paper clearly. So this is the paper that I will be solving today. And now let's begin straight to the point. It says part A, spotting errors. Each item in this section has a sentence with 3 underlined parts labeled so and so. We can always read it. So basically what they're trying to say is कि इसमें हमने errors को spot करना है इस sentence. Now, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है क्लास में कि जब कभी भी स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पर आपने इसको सारे टेस्ट्स में से रन करना होता है. कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया था. इसमें प्रोनाउन का एरर हो सकता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट का एरर हो सकता है, इसमें क्या बोलते हैं आर्टिकल का एरर हो सकता है, मिसयूज्ड वर्ड भी हो सकता है, या मॉडिफायर गलत प्लेस हो सकता है. तो ये पूरी लिस्ट आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि कौन कौन से एरर्स आते हैं और उनको कैसे टैकल करना है. ओके, तो अब या प्रेपोजिशन का एरर हो सकता है. तो अब हम देखते हैं पहले इस सेंटेंस में एरर हमें क्या नजर आता है. तो मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि मोस्टली जो एरर स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट वर्ब का वो लोग कॉमनली देते हैं, बट दिस इज नॉट द रूल. ऐसा रूल नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब का ही आना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है. Now let us look at this first sentence. It says over long periods of time, layers of sediments builds up to a height of a few kilometers. Now to understand the sentence, I will naturally what I'll do is मैं सबसे पहले वर्ब को पकड़ूंगा. जो मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर आप वर्ब को पहले पकड़ लेते हैं तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती है. तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या निकल के आ रहा है? builds up, builds. Who builds? layers of sediments. तो ये मेरा वर्ब हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सब्जेक्ट के अंदर एडजेक्टिव आता है तो आंख बंद करके काट दो. लो मैंने काट दिया ऑफ सेडिमेंट्स. तो लेयर्स बिल्ड्स अप. ओ दिस इज एन एरर. लेयर्स बिल्ड्स अप, layers build up. So this is the error. The error is in B and it says clearly layers build up. So this is the error. We have solved this question. Now let's go to the next question. When a gas is cooled down, it turns into a liquid from a process called condensation. Read it once again. When a gas is cooled down, correct. अब इसमें अगर मैं सेंटेंस को पार्ट्स करूं तो what is the verb? Turns. What turns? It turns. तो ये मेरा एक सेंटेंस. It turns into a liquid from a process called condensation. ये मेरा one part of the sentence बन गया और ये मेरा second part बन गया. आपको मैंने ये क्लियरली बताया था कि ये सिस्टम मैं क्यों करता हूं. ये सिस्टम मैं इसलिए करता हूं कि अगर आप पूरे सेंटेंस को वन गो में पढ़ेंगे एरर मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ये पार्ट्स करने में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जो है इट टेक्स ओनली 1.5 seconds, 2 seconds. 2 seconds से ऊपर का टाइम नहीं लगता है. मैंने से 2 seconds, I mean 2 seconds. तो इसमें क्या होता है, सेंटेंसेस अब छोटे छोटे हो जाते हैं. अब जब सेंटेंस को हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं बाकी सब पे से फोकस हटा के
तो हमें एरर जल्दी मिलता है. नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, बिल्कुल क्लियर है सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें. वर्ब तुम्हारा इज लगा हुआ है, सब्जेक्ट इसका गैस है, गैस इज कूल्ड डाउन, बिल्कुल ठीक है. आई डोंट फाइंड एनी एरर इन दिस पार्ट. It turns into a liquid from a process called condensation. It turns, बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर नहीं है. It turns into a liquid. देखो एक मिनट, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, 3-4 मिनट लगेंगे क्योंकि मैं सिखा रहा हूं. लेकिन अगर इसी को तुम मेंटली करोगे, जब तुम्हें ये टेक्निक आ जाएगी, तो इसमें आपको 5 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगता. 5 सेकंड भी मैं तब बोल रहा हूं जब आप स्लो हैं, नहीं तो 5 सेकंड से ऊपर किसी भी क्वेश्चन में लगता नहीं है. सिर्फ टाइम लगता है तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टाइम लगेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. सेकंड नंबर पर लगेगा पैरा जंबल्स में, जहां पूरे के पूरे पैराग्राफ को जंबल किया होता है. थर्ड लेस टाइम लगेगा जब सेंटेंस का पार्ट्स होते हैं. इसके अलावा बाकी सब कुछ A to Z 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, इससे ऊपर टाइम नहीं लगता. नाउ इट टर्न्स into what? A liquid from a process. You don't turn from a process. You turn into a liquid by a process. Yeah, through a process. You don't turn from a process. This is the error. So the error is in C. Clear? अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं जब आप देख रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट खींच के, क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 966 वाला, उसमें आप भेज सकते हैं मुझे. नेक्स्ट लेट्स गो टू द थर्ड वन. If you want to know the news, you can read a newspaper. फिर पार्ट कर देते हैं. वर्ब क्या है? Want. Who want? You. If you want to know the news, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, you can read a newspaper, ये मेरा सेकेंड सेंटेंस. ये 2 सेंटेंसेस हैं जो इफ से जुड़े हुए. ये टेक्निक मैंने अपने वीडियोस में समझाई हुई है कि कैसे इसको मैं ये पार्ट्स कर रहा हूं. आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, जो मेरे से पढ़ते हैं, उनको ये टेक्निक बहुत अच्छे से आती है. अगर फिर भी आपको डाउट है कोई, तो यू कैन राइट टू मी. नाउ इफ यू वांट टू नो द न्यूज, इसमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा मुझे. यू के साथ वांट्स नहीं लगा हुआ. If you want to know the news, no error. You can read a newspaper. इसमें आर्टिकल का एरर आ गया. ए, मैंने आपको पढ़ाया था पहले कि जब मैं आपको द के एक्सेप्शन दे रहा था, तो मैंने उसमें ये लिखवाया था आपको कि जो डेली कॉमन हाउस होल्ड थिंग्स होती हैं या पीपल होते हैं, उनके साथ द लगता है. वहां पर ये रूल काम नहीं करता है कि विच न्यूज़पेपर. नहीं. जैसे आई टोल्ड यू, आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, आई सॉ इट ऑन द टेलीविजन, कीप दिस इन द फ्रिज, द पोस्टमैन हैज कम. तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे सारे, आप अपनी वो लिस्ट चेक कर सकते हैं. तो इसमें यू कैन रीड द न्यूज़पेपर, ये डेली हाउस होल्ड आइटम के में की कैटेगरी में आएगा. यू विल बी बेनिफिटेड, राइट? सो द एरर हियर इज द. Columbus made his first voyage from Europe to America on 1492. ये तो देखते ही मालूम पड़ गया कि on 1492 नहीं होता है, in 1492 होता है.
So the error is in C. ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5. Whenever the sky is clear, you can see the stars in the night. दो सेंटेंसेस हैं. स्काई इज क्लियर, व्हाट इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, ये एक पार्ट हो गया सेंटेंस का, वन. और ये हो गया सेकंड, यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट, टू. इंडिविजुअली पढ़ते हैं. व्हेनेवर द स्काई इज क्लियर, कोई गलती नहीं है, क्लियर कट, ठीक है. यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट, यहां पे गलती आ गई. नाइट, आपको मालूम है मॉर्निंग में इन लगता है, आफ्टरनून में इन लगता है, इवनिंग में इन लगता है, लेकिन नाइट के साथ एट लगता है, द भी नहीं आता. क्लियर? तो इसका एरर सी में है. अब चलते हैं आगे. आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली. ये एक पार्ट हो गया, नॉट वर्किंग, ये एक सेंटेंस हो गया, वन, पार्ट वन. ये कंजंक्शन होगी सो, और ये बीच में ये आ गया, आई डोंट हैड टू. यहां पर यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेसेसिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्लिगेशन. आई डोंट हैव टू डू दिस, आई डोंट हैड टू. हैड टू नहीं होता, प्रेजेंट टेंस में लेकर आओ इसको, हैव टू. I don't have to get up early. So the error is in B. Now comes the next one. She didn't tell anybody about her plans. Verb tell. Who didn't tell? She didn't tell. Sorry, verb didn't tell. Subject ye. She didn't tell what? She didn't tell about her plans. Object भी लगा हुआ है. SVO बिल्कुल ठीक आ गया. Nothing. She didn't tell what? She didn't tell about her plans. और tell, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला tell जो verb है वो direct object मिलेगा, indirect object मिलेगा. तो she didn't tell anybody about her plans. कोई error नहीं, no error, no error. ठीक है. She wouldn't have has an accident. सीधी सी बात है, past tense में sentence चल रहा है. She wouldn't have had an accident. अब यहां पर ये जो वर्ड हैज है, अब ये सोच रहे हो कि हैव और हैज कैसे इकट्ठा आ गया, तो यहां पर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर ये वर्ब है मेन वर्ब. ये मेन वर्ब आ गया यहां पर. तो इसमें अगर तुम सीधा से, तुम्हें अगर ये सेंटेंस में समझ में नहीं आ रहा है तो हैज को काट के यहां पर कोई भी वर्ब लिख दो. एक्सीडेंट का केस है तो मेट आएगा. शी वुडंट हैव मेट. मेट कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस. मेट कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, इसलिए ये एरर हो गया. दिस शुड हैव बीन शी वुडंट हैव हैड एन एक्सीडेंट इफ शी हैड ड्रिवन केयरफुली. तो इसका एरर बी में है. क्लियर? I will watch film if I finish the work in time. इसमें भी दो पार्ट्स है, लेकिन छोटा सा सेंटेंस है, मैं नहीं कर रहा हूं. इसमें से आपको कई लोगों को डाउट आएगा कि इन जो है ये गलत है, ये ऑन टाइम होना चाहिए या इन टाइम होना चाहिए. देखो, इन टाइम और ऑन टाइम दोनों ठीक होते हैं. ये नहीं है कि इन टाइम लिखा है तो वो एक एरर है या ऑन टाइम लिखा है तो वो एक एरर है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली उस टाइम पर. एग्जाम्पल दे रहा हूं. जैसे मान लो तुम्हारा इंटरव्यू है, तुमने वहां पे 10 o'clock पहुंचना है. ठीक है, द रिपोर्टिंग टाइम इज 10 o'clock. अब तुम वहां पे पहुंचते हो एग्जैक्टली 10 o'clock, देन यू आर ऑन टाइम. देन यू आर ऑन टाइम, क्योंकि 10 o'clock का टाइम है, 10 o'clock पहुंचे हो. अगर तुम वहां पर 9:45 पहुंच जाते हो या 9:30 पहुंचते हो या इवन 5 minutes to 10 पे पहुंचते हो, देन यू आर इन टाइम.
तो इसलिए ऑन टाइम और इन टाइम एरर नहीं होता। तो यहां पर दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज करेक्ट। आई विल वॉच फिल्म, भाई फिल्म, फिल्म इज काउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन है तो मैंने आपको पढ़ाया कि काउंटेबल नाउन है, सिंगल है और जनरल है, तो आपको उससे पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इसका आर्टिकल कहां है? दैट इज द एरर। तो आई विल वॉच अ फिल्म, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। अगर यहां पर द भी लगा दो तो भी गलत नहीं है। क्यों? हमें मालूम नहीं कौन सी फिल्म, हो सकता है कि उसके पास कोई फिल्म हो जो वो देखने जा रहा है। तो आई विल वॉच द फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। आई विल वॉच अ फिल्म इफ आई फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है। एरर क्या है यहां पर? आर्टिकल मिसिंग, यहां पर आर्टिकल नहीं है। सो द एरर इज इन ए। क्लियर? In 1989, the government did an about face and Iran restored its family planning program. ये थोड़ा काफी लंबा सेंटेंस है, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। मुझे एंड दिखाई दे गया, तो यानी कि एंड कंजंक्शन है, तो नेचुरली ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, जो कि दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। क्लियर? In 1989, the government did an about face. कोई एरर नहीं है। In 1989, the government did an about face. कोई एरर नजर नहीं आ रहा। आर्टिकल लगा हुआ है, टेंस ठीक है, द गवर्नमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है, नो नो एरर हियर। अब आते एंड ठीक है। लेट्स लुक एट ईरान रेस्टोर्ड इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इट्स, ये इट्स नहीं लिखा हुआ, ये इट इज लिखा हुआ है। प्रोनाउन के अंदर ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है, ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है इंग्लिश में जिसमें एपोस्ट्रोफी आता हो। नहीं आता, किसी प्रोनाउन में नहीं आता जहां पर उसका मतलब हो उसका का। जैसे मैं बोलता हूं सुनील्स हाउस, तो यानी सुनील का घर। ये जो का एपोस्ट्रोफी एस के सेंस में आता है, किसी प्रोनाउन में नहीं आता। अगर प्रोनाउन के अंदर एपोस्ट्रोफी लगा है तो इसका एक ही मतलब होता है कि उसमें से कुछ लेटर्स गायब हैं। यहां पर लिखा हुआ है इट्स, यहां पे एपोस्ट्रोफी और फिर एस। इसका मतलब जहां ये एपोस्ट्रोफी है यहां पर वर्ड्स मिसिंग है, लेटर्स मिसिंग है। कौन सा लेटर मिसिंग है? आई। इट इज, इट इज। अगर योर्स आप ऐसे लिखते हो योर्स, तो यूअर का नहीं बनता। ये यूअर का मतलब ही वही होता है। इसका मतलब ये निकलेगा यूअर इज प्रोनाउन। ये एरर बहुत संभल के 99% स्टूडेंट्स ये एरर करते हैं। आई रिपीट, किसी प्रोनाउन में, किसी भी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं आता। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर एपोस्ट्रोफी लगा है तो इसका एक ही मतलब है, वहां पर लेटर्स मिसिंग है। जैसे कैंट, इसका मतलब होता है यहां पे लेटर्स मिसिंग है। कौन से लेटर्स मिसिंग है? एन एंड ओ। दिस इज एक्चुअली कैनॉट। क्लियर? सो द एरर इज हियर, द एरर इज इन सी। लेट अस कम टू द 11th वन। ओके, ये सिनोनिम्स है, ये तो वोकैबुलरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें मिस्टेक कहां हो जाती है स्टूडेंट से कि वो करते टाइम इसको वो ये भूल जाता है कि मैंने सिनोनिम्स को पकड़ना था या एंटोनिम को। इसमें सिर्फ यही एरर होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल लेवल का है, तो इसलिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं पहले भी मैंने वार्न किया है, मैं अब फिर वार्न कर रहा हूं।
Do not type the word in the Google search engine and look at the answer. No. No. It's a big no. Always open the dictionary and then look at the exact meaning of the word. चाहे तुमने उसका सिनोनिम ढूंढना है, चाहे तुमने उसका एंटोनिम ढूंढना है, डिक्शनरी में भी मिलता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और आपने सिर्फ और सिर्फ 3 डिक्शनरीज रेफर करनी है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, डू नॉट टाइप द वर्ड, और जो गूगल ने मीनिंग दे दिया, आपका आधे मिनट का आलस नुकसान पहुंचाएगा। आपके आधे मिनट का आलस आपको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा देगा। 3 डिक्शनरी कौन कौन सी है मैं यहां लिख रहा हूं, नोट कर लो अगर नहीं है तो। फर्स्ट इज मेरियम वेबस्टर, नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर कि ये इसको मैं ज्यादा मानता हूं तो इसका नाम पहले लिख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, तीनों बराबर है। मेरियम वेबस्टर, दूसरा है ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का जो डिक्शनरी है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, उसको ले सकते हो। तीसरा है कैम्ब्रिज, दैट्स ऑल, और कोई डिक्शनरी रेफर नहीं करनी है। These are the only 3 dictionaries that you are supposed to look at. Clear? Now, let us go to question number 11. During the pandemic, the indigent people had to suffer a lot. Indigent का meaning क्या होता है? Indigent का meaning होता है poor, गरीब। हमारे सामने 4 ऑप्शंस है, पुअर, वेरी पुअर हमें पहले ही मिल गया, साइड में रख लो। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब केमिस्ट्री में ले लो तो जिसमें सब कोई चीज सॉल्व हो, डिसॉल्व हो जाए। प्रॉस्परस, ये। सो वेरी पुअर इज द क्लियर आंसर, योर आंसर इज ए। She had no idea what made him angry in 1 minute and jovial the next. jovial का मतलब जॉय, जॉय से बना हुआ jovial मतलब खुश। aggrieved is not the answer, aggrieved का मतलब होता है दुखी, परेशान। melancholic, melancholic means sad, soothing, calm, ठंडा, शांत। doleful, doleful again means sad, it's mirthful. This is the correct answer. It is sheer lunacy to drive a car in this frosty weather. Lunacy का मतलब पागलपन। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब टेकिंग, आई मीन किसी भी चीज पे दिमाग लगाकर मतलब प्रॉपरली उसको अप्लाई करके समझना, दैट्स प्रूडेंस। नॉर्मलसी, लूनेसी नॉर्मलसी नहीं होती भाई, लूनेसी इज नॉट नॉर्मलसी। इंसेनिटी, इंसेनिटी एंड लूनेसी वही पागलपन है, सो इंसेनिटी इज द करेक्ट आंसर। सेनिटी इसका ऑपोजिट है लूनेसी का, सो योर आंसर इज सी। इज इट क्लियर? Operating on a child with cancer needs meticulous planning and teamwork. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब मेटिकुलस का मीनिंग क्या है? अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो मेटिकुलस का मीनिंग आपको मिलेगा बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना, केयरफुली काम करना, और हर चीज की तरफ ध्यान देना। दैट इज द नॉर्मल मीनिंग ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का भी मतलब यही होता है, फैस्टिडियस का मतलब भी यही होता है। अब ऑप्शंस देखो, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग है, प्लेफुल है और स्क्रूपलेस। चारों में से किसी का भी मीनिंग उसमें नहीं आ रहा, चारों में से किसी का भी मीनिंग उसमें नहीं आ रहा है। नाउ यू विल हैव टू गो विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ यू विल हैव टू नॉट लुक एट द एग्जैक्ट मीनिंग। अब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देखना है, अब मीनिंग का, उसका वर्ड का सेंस लेकर चलो। क्या मेटिकुलस का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब तो ताकतवर होता है। क्या मेटिकुलस का मतलब लॉन्ग होता है? डू यू नीड लॉन्ग, लंबा?
नहीं, प्लेफुल, प्लेफुल तो मेटिकुलस का ऑपोजिट होगा। अगर तुम हर चीज का ध्यान रख रहे हो, केयरफुल हो, तो हाउ कैन यू बी प्लेफुल? तो प्लेफुल तो सीधा सीधा आउटराइट रूल आउट हो गया, ये तो सीधा सीधा आउटराइट रूल आउट हो गया। अब आता है स्क्रूपलेस। स्क्रूपलेस का मतलब क्या? अब स्क्रूपलेस का मतलब होता है आ, अपने प्रिंसिपल्स, अपना आत्मचिंतन। अब तो बोलोगे इसका उससे क्या कनेक्शन हो रहा है? इसका कनेक्शन जो निकल रहा है, आप देखो यहां पर हम मीनिंग पे जा रहे हैं, नॉट अब हम इसमें आंसर पे आ रहे हैं, नॉट बाय द मीनिंग बट बाय एलिमिनेशन मेथड। We are going to answer this question through the elimination method. प्लेफुल तो है नहीं, है तो हमने क्लियर डिसाइड कर लिया। स्क्रूपलेस का हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हम जाते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, now operating on a child with cancer needs meticulous planning and teamwork. Operating on a child with cancer needs strong planning and teamwork. yes, strong आंसर बन सकता है, साइड में रखो अभी इसको। Operating on a child with cancer needs long planning and teamwork, बन सकता है, नहीं बन सकता, डाउटफुल है। तो अब इसका मीनिंग देखो, तो लॉन्ग क्या निकल के आ रहा है? लंबा। अरे अगर तुम लंबा टाइम लो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम मेटिकुलस भी होगे। तुम अगर किसी काम पर ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो इट कुड बी बिकॉज यू आर स्लो। हाउ कैन यू से दैट आई हैव वर्कड ऑन दिस फॉर 3 hours एंड सो इट इज परफेक्ट? नो, हो सकता है कि तुम अनाड़ी हो। तो just because long is there, you cannot take that as the answer. So no, long नहीं आएगा। Strong planning and teamwork, I will accept. अब मेरे सामने दो आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्क्रूपलेस। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने स्क्रूपलेस को क्यों मैंने एलिमिनेट नहीं किया। स्क्रूपलेस को मैंने इसलिए एलिमिनेट नहीं किया कि स्क्रूपलेस का मतलब होता है, अगर डिक्शनरी जाकर देखो, चलो अब हम डिक्शनरी चेक करते हैं आपको समझाने के लिए कि स्क्रूपलेस का मीनिंग क्या है। मैं शेयर कर रहा हूं। Having moral integrity, acting in strict regard for what is considered right or wrong, punctiliously exact, painstaking. Okay, क्या बात है, मेरा इंटरनेट लग रहा है। आई होप इट्स ओके नाउ। ओके, painstaking, yes, ये मीनिंग है। Working with scrupulous care. Now I will show you the difference here. अब यही मैं गूगल पे जाके टाइप कर रहा हूं। यहां पे अब देखो ध्यान से, 90% स्टूडेंट्स यहां पर आकर स्क्रूपलेस का मीनिंग देखा और यहां से बिल्कुल चल के निकल गए। वेरी केयरफुल और पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, स्क्रूपलेस हमारे काम का है। केयरफुल टू डू व्हाट इज राइट और ऑनेस्ट। चलो ये क्वेश्चन तो ऑपरेशन के ऊपर आ गया, तो तुम्हें यहां पे इसका मीनिंग मिल गया। लेकिन अगर having moral integrity, acting in strict regard for what is considered right or wrong, तो यहां पर having moral integrity was the main thing। अब यहां पर अगर आप स्क्रूपलेस का ये मीनिंग लेके चले जाते, चलो इस क्वेश्चन के आंसर में तो आपका आंसर सही आ गया, लेकिन अगर कोई और होता, ही इज वेरी, अब मैं आगे स्क्रूपलेस वर्ड लिखना है मुझे इन द टर्म्स ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी, तो वो आपको यहां पर आंसर नहीं मिलेगा।
यहाँ पर क्या मिलेगा, केयरफुल टू डू व्हाट इज राइट और रॉन्ग। आप इसको बिल्कुल मोरालिटी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिक्शनरी को देखकर आए होते, जो एग्जैक्ट डिक्शनरी है, तो इस मीनिंग को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सो इट इज द अदर वे अराउंड। डिक्शनरी का मीनिंग अगर आप जानते हो तो क्विक के लिए ये ठीक है, लेकिन सीखने के लिए गूगल इज नॉट द राइट चॉइस। इट इज नॉट द राइट चॉइस। यू विल हैव टू गो बैक टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी के नाम मैंने लिखवा दिए हैं। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन आंसर। So, you see, obviously scrupulous becomes the right choice, because here the meaning of scrupulous is not moral integrity. It is not to be taken in the sense of moral integrity. It is to be taken in the sense of paying great attention to detail. So, scrupulous is the correct answer. The thrill of overspeeding the vehicle can be exhilarating, but it is important not to take the consequences lightly. Exhilarating. What is the meaning of humdrum, dreary, exciting, and agitating? Now, exhilarating का हमें पता नहीं. Now, यहाँ पर तुम्हें क्लू मिलता है but से. But कैसा कंजंक्शन लगा हुआ है? But नेचुरली दो सेंटेंसेस जोड़े गए हैं बट से, तो इसका मतलब कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है। नहीं तो एंड लगा होता, बट लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये कॉन्ट्रास्टिंग है। नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंसेस लाइटली, इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो है बड़े खराब हो सकते हैं। मीनिंग तो यही निकलता है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं तो ये वाला वर्ड जो है नेचुरली ये वाली साइड इज नेगेटिव वन। When you are going to face bad consequences, this has to naturally be a positive word. पॉजिटिव वर्ड है क्योंकि बट लगा हुआ, तो ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तभी बट लगता है। हमड्रम, हमड्रम का मतलब कमोशन, कमोशन का मतलब नॉइस, नॉइस का मतलब शोर। तो द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल कैन बी शोर, नो। ड्रियरी, ड्रियरी का मतलब होता है बोरिंग। अगर ये बोरिंग है तो फिर तो गाड़ी तो तेज नहीं चलेगी ना, क्योंकि जब थ्रिल होता है ओवर स्पीडिंग का तो उसका रिजल्ट जो है ड्रियरी नहीं होता है। एक्साइटिंग, यस, पॉजिटिव है। एक्साइटिंग, यस। एजिटेटिंग, एजिटेटिंग तब करते हो जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, या तुम डिस्टर्ब्ड होते हो। रूल्ड आउट। So the answer is exciting. The redemption will now depend on his new strategy of inclusiveness. Redemption. इसके ऑप्शंस क्या दिए? अब रिडेम्पशन का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर? रिडेम्पशन का मतलब होता है किसी को भी पाप में से बाहर निकालना, प्रायश्चित करना, फॉरगिव करना। ये मीनिंग नॉर्मली रिडेम्पशन का होता है। रिडेम्पशन का दूसरा मीनिंग होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना, जैसे रिडीम से, ये वर्ड रिडीम से आया हुआ। रिडीम का मतलब जैसे कोई प्रॉपर्टी जो है मॉर्टगेज की हुई है तो उसको हमने रिडीम कर लिया, छुड़ा लिया, वो हो गया। अब इन सब में छुड़ाना वर्ड कहां पर? रिट्रीवल, रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? रिट्रीव, रिट्रीव, वापस लेना। फॉर फीचर, खो देना, तो खो देना तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा, क्योंकि अगर क्या बोलते हैं फॉर फीचर का मतलब खो देना है, तो यहाँ पे रिडेम्पशन और फॉर फीचर तो ऑपोजिट्स हो गए, सीधे सीधे क्लियर कट, हटा दो। क्योंकि इसका मतलब वापस पाना, इसका मतलब होता है खो देना। क्यों मैं अस्यूम कर रहा हूं कि इसका जो मीनिंग है वो वापस पाना हुआ? क्योंकि ये री से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश में आप देख लो, जितने भी वर्ड्स री से स्टार्ट होंगे, इसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी ही डालने वाला हूं, एटिमोलॉजी। ओके, आप अपना फीडबैक भी मुझे भेज सकते हैं, या तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज डाल सकते हैं। तो रिडेम्पशन यानी कि वापस लेना,
या बाहर निकलना, यानी कि वापस उसी पोजीशन पर आ जाना। उसको फॉरफीचर को तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। फॉरफीचर का मतलब तो खो देना हुआ। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का उससे कोई कनेक्शन नहीं। कॉरपोरेशन का मतलब होता है कंपनी। नो। डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन का मतलब होता है गंदा कर, डिसेक्रेटेड प्लेस, गंदा कर, मीनिंग नहीं है। तो हमारे पास क्लियर कट वर्ड आता है रिट्रीवल। अब रिट्रीवल का मतलब यह है, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या तुम अपने वापस उसी पोजीशन पर नहीं पहुंच गए? यस। यहां पर अब मैं मीनिंग से नहीं चल रहा हूं, अब मैं सेंस से चल रहा हूं। यहां पर अब मैं सेंस से चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया। क्लियर? तो एलिमिनेशन में बी सी, बी तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है इसका, सी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। डी सेक्रेट गंदा करने का मतलब तो होता ही नहीं है, क्योंकि हमने सिनोनिम्स लेने। तो रिट्रीव यानी कि वापस निकाल लेना। रिडेम्पशन वही मैंने जो बताया था, रिडीमिंग ए मॉर्गेज या प्रॉपर्टी, या माफ कर देना या कुछ भी कर लेना, तो वापस आना। तो द आंसर इज ए, रिट्रीवल। ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल, यानी कि इन कंटेंशन का मीनिंग यहां पर हुआ दौड़ में, यानी कि तीनों की आपस में जो है एक चीज के पीछे होड़ लगी हुई है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन का दूसरा मीनिंग डिस्प्यूट भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या हमने यहां पर सेंटेंस के सेंस को समझते हुए, क्या इनमें झगड़ा हो रहा है? नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा, होड़ लगी हुई है। देखो, होड़ लगी हुई है और लड़ाई हो रही है, में जमीन आसमान का फर्क होता है। सो इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, केयरलेसली करोगे तो इसको मार्क करके आ जाओगे। नो। इन अग्रीमेंट विद ईच अदर, अरे इन अग्रीमेंट विद ईच अदर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंटेंशन वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड है। ये तो एमिएबल, ये तो सॉरी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड है। गलत। चांस ऑफ विनिंग, ओनली 3 कैंडिडेट्स आर नाउ इन, यस, चांस ऑफ विनिंग। क्यों? कैंडिडेट्स हैं, टाइटल एक ही है, सेंस निकल के आ रहा है। एमिएबल टू ईच अदर, अरे अगर एमिएबल होंगे तो फिर तो होड़ नहीं होती ना। कंटेंशन का मीनिंग तो वो होता है। तो आई गो विथ चांस ऑफ विनिंग। ठीक है। ऑल माई फिशिंग पैराफर्नैलिया इज इन द कार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफर्नैलिया? ये तो प्योर प्योर वोकैबुलरी का वर्क है, तो वो है, क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी है। इसका मतलब होता है एक्सेसरीज, accompanying things. So B is the answer. The public watched in astonishment as he took a sudden jump from the bridge. Now, अब कोई एकदम से सडन जंप, ब्रिज से जंप कर जाए तो तुम्हारे मन में क्या भाव आएंगे? पहली बात तो यह है कि हरीडली नहीं लगेगा, क्योंकि हरीडली एडवर्ब है। द पीपल हरीडली वॉच्ड होता तो ठीक है, प्रपोजिशन के बाद ये नहीं आ सकता, तो हरीडली रूल्ड आउट। वंडरमेंट, नो। कामनेस, नो। एंटिसिपेशन, नो। अब डाउटफुल आ गया। लेट्स लुक एट वन बाय वन। एंटिसिपेशन, अरे अब क्या एंटिसिपेट करना? वो तो कूद गया ना, जो उसको कूदना था वो तो कूद गया ना। व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग? नो, व्हेन ही वाज जंपिंग, व्हाट वाज द, आई मीन द फीलिंग गोइंग ऑन? नाउ द वर्ड इज astonishment. What is the meaning of the word astonishment? astonishment का मतलब होता है सरप्राइज। astonishment का मतलब होता है हैरान हो जाना। ऐसे सरप्राइज और एस्टोनिश का एक मीनिंग नहीं होता, अलग अलग मीनिंग होते हैं। लेकिन अभी मैं मोटा, आपको मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूं, देयर आर नो सिनोनिम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में सिनोनिम्स नहीं होते हैं, हर वर्ड का अलग अलग मतलब होता है। सरप्राइज और एस्टोनिश दो अलग अलग वर्ड्स है। तो एंटिसिपेशन तो यहां पर है नहीं। चलो मैं बता देता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टोनिशमेंट एंड सरप्राइज। सरप्राइज उसको बोलते हैं जहां पर तुम किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहे हो और वो हो जाए। एग्जाम्पल, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो,
एवरीथिंग इज कूल, कुछ भी नहीं करना, खाना वाना खाया हुआ लेटे हो, इतने में तुम्हारा दोस्त आता है, बोलता है चल 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 फटाफट चल। अरे कहाँ जाना है? अरे चल ना। वो तुम्हें बिठाता है और आगरा ले जाता है ताजमहल दिखाने। दैट्स सरप्राइज, दैट इज सरप्राइज, यू नेवर एक्सपेक्टेड इट, वो हो गया, उसको सरप्राइज बोलते हैं। एस्टोनिशमेंट उसको बोलते हैं जहां पर तुम्हें मालूम तो है, जहां पर तुम्हें मालूम तो है कि ये चीज इतनी अच्छी है या इतनी बुरी है, या यू हैव सम आइडिया अबाउट इट, लेकिन इतनी होगी ये नहीं मालूम था, या इतना अच्छा होगा या इतना बुरा होगा या इतना खराब होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो कंटिन्यूइंग द एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त तुम्हें जब कार में बिठाकर आगरा ले गया ताजमहल दिखाने के लिए, तो दैट वाज अ सरप्राइज, तुम्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी। जब तुमने जाके ताजमहल को देखा तो तुम्हें ये तो मालूम था कि ताजमहल सुंदर है, ये तो तुम्हें मालूम था पहले से ही, लेकिन इतना सुंदर है ये तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो देन यू लुक एट ताजमहल इन एस्टोनिशमेंट, यू आर एस्टोनिश्ड। अब सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तुम्हें पहले से मालूम। इसका मैं नेगेटिव एग्जांपल देता हूं। अब तुम्हारा एक दोस्त है, बड़ा वो क्या बोलते हैं, बदतमीज किस्म का, जब देखो गाली वाली बकता रहता है, तुम्हें मालूम है कि वो बुरा है, तुम उससे बात करना भी अवॉइड करते हो, क्योंकि वो आगे से उल्टा ही जवाब देता है। अब अचानक तुम उससे एक दिन बात कर रहे हो और वो खींच के एक टक कान पे लगा देता है। नाउ आर यू सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड? यू आर एस्टोनिश्ड। क्यों? वो इसलिए कि तुम्हें मालूम था ये बुरा है, लेकिन इतना बुरा है कि थप्पड़ मार देगा ये तुमने उम्मीद नहीं की थी। देन यू आर नॉट सरप्राइज्ड, यू आर एस्टोनिश्ड। सरप्राइज तो तुम तब होते हैं जब तुम्हारा दोस्त है, हमेशा अच्छे से बात कर रहा है, और फिर एक दिन आके तुम्हें एकदम से गाली देने लगता है। अबे ये क्या हो गया एकदम से, उसे सरप्राइज बोले। लेकिन अगर वो तुम जानते हो वो बुरा है और वो कान पे रख देता है, इतना बुरा है ये नहीं सोचा था, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड। लेकिन यहाँ पर उतने हाई लेवल का चल नहीं रहा है, तो सिर्फ मैंने बात स्टार्ट की, फिर आई डेंट वांट टू लीव इट इन बिटवीन, सो आई एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो एंटिसिपेशन है नहीं, हरीडली है नहीं, कामनेस, कामनेस तो हो नहीं सकता क्योंकि सरप्राइज का एलिमेंट है। तो सरप्राइज का एलिमेंट तो वंडर में भी है, तो वंडरमेंट इज द आंसर। ठीक है। ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनऑर्डिनेट का मतलब सीधा, इन का मतलब नो, ऑर्डिनेट का मतलब ऑर्डिनरी, यानी कि नॉट ऑर्डिनरी, यानी कि नॉट नॉट नॉर्मल, यानी कि एबनॉर्मल, यानी कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत ज्यादा या बहुत कम, जो भी है, लेकिन इस सेंस में तो क्लियर निकल के आ रहा है बहुत ज्यादा। टेम्परेट का मतलब न ज्यादा न कम, एक्सॉर्बिडेंट बहुत ज्यादा, इनऑर्डिनेट बहुत ज्यादा, यस। मॉडरेट का मतलब न कम न ज्यादा, बीच में। रेगुलर का मतलब तो कम ज्यादा तो है ही नहीं, सो एक्सॉर्बिडेंट इज द आंसर। अब आता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड। इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, मैं फिर बताने जा रहा हूं। देखो, क्लियर कट बात है, इसमें इस सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ है, इस ऑप्शन में कॉमा लगा हुआ है आर में, तो ये नेचुरली सेंटेंस खत्म नहीं होगा। तो देख लो किस में आर है, किसी में भी आर नहीं है, अगर होता तो उसको सीधा रूल आउट कर देते। अब अब इस सेंटेंस को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आ रहा है बिकॉज, बिकॉज आई फील, तो नेचुरली ये पी जो है ये शुरू में नहीं है,
नहीं आएगा। तो अब जाके देखो इसमें यू मेक इट बेटर, sorry, you remember it better. Now when you look at the entire thing, अब यहाँ पे देखो S से स्टार्ट हो रहा है, R से स्टार्ट हो रहा है, Q से स्टार्ट हो रहा है, P से स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, ट्रिकी नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो बिकॉज आई फील तो सेंटेंस स्टार्ट, यू रिमेंबर इट बेटर भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर रहा। व्हेन यू राइट समथिंग स्टार्ट कर, व्हेन यू राइट समथिंग सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो लेट्स सी R, when you write something you remember it better, makes it sense, it makes sense. When you write something you remember it better because I feel I make at least, अरे भाई ये तो गलत हो गया, तो यानी कि when से तुम स्टार्ट नहीं कर सकते। now let us look at I make at least 3 drafts of a song, ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। make, I make, who make, I make what I make at least 3 drafts of a song, ये तो कंप्लीट सेंटेंस है। बिकॉज इसका मतलब ये इसका एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट हो गया यहाँ पर। व्हाई डू आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ ए सॉन्ग, ये तुम्हारा एस से स्टार्ट हो रहा है। आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ ए सॉन्ग बिकॉज आई फील व्हाट, feel transitive verb, feel what, I feel when you write something you remember it better। देखो मैं फिर वही बात बोलूंगा, या तो तुम जाके चारों ऑप्शन पढ़ लो और उसके बाद जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ कर लो, या फिर ग्रामर को मास्टर कर लो। एरर तुम्हारा आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। और ग्रामर कोई मुश्किल नहीं है, ये मत सोचना कि इसको पढ़ने में हमें 3-4 साल लग जाएंगे। आधे घंटे का काम है ग्रामर पढ़ाना। इतने टाइम से मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, मैं आधे घंटे के अंदर पूरी ग्रामर की क्लास खत्म कर देता हूं, उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। ओके, नाउ for hours in the shop a gunman who held a hostage demanded a ransom। अब देखो इसमें लास्ट वर्ड्स पे जाओ, लास्ट वर्ड्स पे जाओ। फॉर आवर्स इन द शॉप, ठीक है कोई बात नहीं। अ गनमैन हु हेल्ड, हेल्ड के आगे ऑब्जेक्ट है, हेल्ड, हेल्ड व्हाट, हेल्ड वर्ब है, हेल्ड व्हाट, तुम्हें कुछ लगाना पड़ेगा। ही हेल्ड एन एप्पल, ही हेल्ड अ बैग, कुछ तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटेंस तो खत्म नहीं कर सकते ना, हु हेल्ड, हेल्ड व्हाट, तो नेचुरली क्यों तुम्हारा लास्ट सेंटेंस का लास्ट पार्ट नहीं हो सकता। तुमने सीधा सीधा 2 रूल आउट कर दिया भाई, ये देखो खत्म। ट्रिक समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। हेल्ड, हेल्ड व्हाट, वर्ब है हेल्ड, तो कुछ ना कुछ तो आगे आएगा। ही हेल्ड अ बैग, ही हेल्ड द गर्ल, कुछ भी हो, लेकिन यू हैव टू होल्ड समथिंग, तो क्यों लास्ट नहीं हो सकता। मैंने सीधा ए और डी को रूल आउट कर दिया। अब मेरे पास 2 बचते हैं, दोनों में आराम से बना के देख लो, 1 सेकंड में बन जाएगा। आर, अ होस्टेज, अ गनमैन हु हेल्ड, सेंटेंस ही नहीं है। चल भाई एक ही ऑप्शन बचा, क्यों, अ गनमैन हु हेल्ड अ होस्टेज, हेल्ड व्हाट, हेल्ड अ होस्टेज, दिस इज द आंसर। इसका, इसकी भी एक शॉर्टकट है, इसका भी एक शॉर्टकट है। जब मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा था कि हेल्ड व्हाट, मैंने ये कहा था हेल्ड अ गर्ल, हेल्ड एन एप्पल, हेल्ड अ बैग, तो तुम यहाँ पे जाके नेचुरली तो उसका आंसर भी इसके अंदर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देख लो, पूछ लो इस सेंटेंस में जाके, हेल्ड व्हाट, हेल्ड के बाद हेल्ड फॉर आवर्स इन द शॉप, हेल्ड व्हाट, फॉर आवर्स नहीं हो सकता भाई आंसर, सो दिस इज रूल्ड आउट।
held a hostage. Yes, you can hold. He is holding what? He is holding a hostage. सीधा. He held, demanded. दो वर्ब एक साथ कैसे आ गए भैया? यहाँ पे तो नाउन आना चाहिए. तो यानी कि जिस ऑप्शन में क्यू आर का ऑप्शन है, जिस ऑप्शन में क्यू आर का ऑप्शन है वही करेक्ट है. तुम्हें उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी. क्यू आर इन मतलब इन दोनों में से किसके पास था? ये पहला तो हमने रूल आउट किया था, ये रूल आउट किया था. इसमें क्यू आर, इसमें आर क्यू है, इसमें क्यू आर है. तो मैं उस टाइम पर इसी को मार्क कर ले. ये ट्रिक है, शॉर्टकट. अच्छा, मेरी क्लास में मैं कभी भी क्वेश्चंस बना के नहीं लाता हूं. जो जो मतलब नॉर्मली आप लोग देखते होंगे वीडियोस पर, जो वो उनके फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो उसके फिक्स्ड के आंसर्स देते हैं. मेरे मेरे वीडियोस में यू विल नॉट फाइंड कि मैं पहले से क्वेश्चंस तैयार करके आया हूं कि मैंने इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना है. नो, तुम मुझे खुली छूट है. यू कैन सेंड एनी क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है, तुम उठा के मुझे भेज सकते हो, उसको मैं सॉल्व करूंगा. ये सब मेरे प्री प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये तो प्रॉपर एनडीए का पेपर है जो मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने. तो ना तो यहां पर स्क्रिप्टेड राइटिंग है, ना स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास, meant only for serious students, meant only for serious students जिनको एक्चुअली में पढ़ना है और टेक्निक समझनी है. ओके, now let's look at the next one. Living in Russia, country immediately, Ukraine has urged its citizens to leave the. अब इसमें सेंटेंस किससे एंड हो सकता है? एस से एंड नहीं हो सकता, टू लीव द. बाकी तीनों से एंड हो सकता है. तो हमारे सामने थोड़ा सा डाउट खड़ा हो गया. अब इसमें let us now look at what we are going to begin with. यहां पर लिखा हुआ है, ओके, टू लीव द. एंड किससे हो रहा है? द से. एक्चुअली इसके आगे जो है इसका नाउन आना चाहिए. सीधी सी बात है, द से एंड हो रहा है तो इसके आगे इसका नाउन आना चाहिए. द व्हाट? द एप्पल, द कंट्री, द लैंड, द सिटी, द हाउस, कुछ तो आएगा. अब देख लो द किसका लग रहा है. द लिविंग इन रशिया नहीं. द कंट्री इमीडिएटली हो सकता है. टू लीव द यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजंस नहीं. टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, एस क्यू. यानी कि तुम्हारा ऑप्शन जो है, तुम्हारे ऑप्शन आंसर में एस क्यू होना चाहिए भाई. एस क्यू किसमें है? इसमें नहीं है, गलत. इसमें है, इसमें है, इसमें है. तीन तीन तो तुम्हारे निकला है. यानी कि 25% का एक तो गलत ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो गया. अब हम देखते हैं, ये दोनों आर आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये पी से स्टार्ट हो रहा है. हम पहले पी वाले को पकड़ेंगे. क्यों पकड़ते हैं हम पहले पी वाले को? ताकि अगर गलत है तो निकल जाए, फिर हम दोनों को क्लोजली कंपेयर कर सकते हैं. स्टार्ट किससे हो रहा है? पी. लिविंग इन रशिया, यूक्रेन हैज अर्ज्ड. पी और आर तो कनेक्शन बनता ही नहीं. लिविंग इन रशिया, यूक्रेन हैज अर्ज्ड, तो क्या यूक्रेन रशिया में रह रहा है? खत्म. रूल्ड आउट. अब बच गए हमारे पास दो. इनमें डिफरेंस क्या है? आर पी एस क्यू और आर एस क्यू पी. बी, पहले हम बी को पढ़ते हैं. यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजंस. मैं इस वाले को पढ़ रहा हूं. यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजंस लिविंग इन रशिया टू लीव द कंट्री इमीडिएटली. मेक सेंस? मेक सेंस. साइड में रखा है मैंने, प्रॉपर टेक्निक लगाया, अभी साइड में रख लिया. अब दूसरा, यूक्रेन हैज अर्ज्ड इट्स सिटीजंस
to leave the country immediately living in Russia. क्लियर है? समझ में आ गया 1 मिनट के अंदर? So the answer is B. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर। हाँ, ये बहुत ही भयंकर लंबा सेंटेंस है, टेंशन नहीं, क्लूज को देखो। सबसे पहली बात तो जो क्यू में एंड हो रहा है, ठीक है, जो क्लू में जो इसमें एंड हो रहा है, क्या बोलते हैं क्यू में, वो ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमा लगा हुआ। 3 रूल आउट। दैट्स ऑल। इतना लंबा सेंटेंस सोचने की भी जरूरत नहीं थी। फिर भी क्रॉस चेक कर ले भाई, कहीं उन्होंने गलत तो ना लगा रखा है। साउथ ईस्टर्न, द साउथ ईस्टर्न, क्लू मिल गया। अब नेचुरली द साउथ ईस्टर्न व्हाट, एडजेक्टिव है कि नहीं? द साउथ ईस्टर्न इंडिया, द साउथ ईस्टर्न अमेरिका, द साउथ ईस्टर्न पार्ट, द साउथ ईस्टर्न हाउस, कुछ तो लगना चाहिए। अब देख लो, द साउथ ईस्टर्न रिपिंग रूफ्स, doesn't make sense. The southeastern flooding and food shortages in the region doesn't make sense. The southeastern coast of Madagascar makes sense. RQ, ये लो, और तुम्हारा सेंटेंस भी इसी से स्टार्ट हो रहा है। Cyclone Emnati crashed into the southeastern coast of Madagascar in the early hours, ripping roofs of houses and raising fears of flooding and food shortages in the region. क्लू क्या था हमारा? एक छोटा सा कॉमा। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगाया, नहीं तो तुम कॉमा देखकर वैसे ही 3 रूल आउट करते, एक बचता उसको चेक कर लेते और चल देते आगे। दैट्स ऑल। तभी मैं कहता हूं 5 सेकेंड, लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। जो सामने आएगा, मैंने मैं हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं कि तुम्हारी नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि देखते अरे ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट से इतनी प्रैक्टिस करवाता हूं कि करो करो करो, तो उसके बाद क्या होता है, ये बच्चों का खेल बन जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें वही इतना लंबा सेंटेंस है। अब इसमें क्लू क्या हमारे पास? एंश्योरिंग, देखो मुझे नेचुरल दिखाई देगा, नेचुरल। अब नेचुरल क्या है? एडजेक्टिव है, इसके आगे नेचुरल व्हाट? नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल बिहेवियर, कुछ तो आएगा। अब ये देख लो कि नेचुरल किसके साथ मैच करता है। एंश्योरिंग दैट इट्स नेचुरल इकोलॉजी, ठीक है, तो तुम्हारा एक ऑप्शन एसपी बन सकता है। नेचुरल वी नीड, ensuring that it's natural we need to utilize the resources, ठीक है, थोड़ा बहुत एक सेंस बन रहा है। एसक्यू, नेचुरल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, नो, ये नहीं बनता। अब सीधी सी बात है, एस से स्टार्ट नहीं हो सकता। ensuring that it's natural एस से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो पहला रूल आउट, ठीक है, पहला मैंने रूल आउट कर दिया आउटराइट। अब एसपी किसमें है? एसपी इसमें है। एसक्यू किसमें है? इसमें है। इसमें नहीं है तो मैं इसको बाद में देखूंगा, इसको मैं अभी जल्दी से देखूंगा नहीं, इसको अभी मैं साइड में रख रहा हूं। नाउ लेट अस लुक एट एसपी क्यू। वी नीड टू, I'm talking about C. We need to utilize the resources of water
for different we need to utilize the resources of water for different purposes while ensuring that its natural ecology is protected and aquatic life thrives. समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, मे बी इसको अभी मैं साइड में रखता हूं. PRSQ, ecology is protected and aquatic life thrives for different purposes while ensuring that its natural we need to. ये तो सेंस ही नहीं बन रहा, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा है. तुम्हारा आंसर क्या है? सिंपल सा देख लो, तुम्हारे सामने चॉइस है, तुम्हारे सामने चॉइस. सी, सेंटेंस समझ में नहीं आया, मेरे भी नहीं आया, मेरे तो खैर आ गया है, वो छोड़ो. लेकिन सेंटेंस समझ में नहीं आया, लेकिन हमें इतना पता है कि ए बी और डी नहीं हो सकता. ए बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने नेचुरल का उससे निकाला. तो इसीलिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है. अगर तुम्हारी ग्रामर की नॉलेज साउंड है, स्ट्रॉन्ग है, तो चाहे तुम्हें सेंटेंस समझ में आए चाहे ना आए, आंसर तुम्हारा गलत नहीं हो सकता. ये इसका एविडेंस है. अब आ गया नेक्स्ट. अब यहां पर तुम्हारा जो ऑप्शन है, इसमें देखो, अब इसमें मैंने क्लू क्या निकाल रहा हूं, ड्यू टू फॉग. अब ड्यू टू फॉग से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. ड्यू टू फॉग आई कुडंट सी एनीथिंग, तो मैं एस पर जाऊंगा. सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा नॉर्मली. लेकिन मेरे सामने दो चीजें और भी हैं. सबसे पहली बात तो ये है, मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक. अरे भैया, हु मेड, तो इससे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए ना. हु मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक? ही मेड, इट मेड, दे मेड, कुछ कोई तो करने वाला होगा ना सब्जेक्ट. तो यानी कि आर से तो तुम्हारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता. ये तो क्लियर है, आर कट गया. ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेटेड. अब आता है नेक्स्ट वाला, एस. ड्यू टू फॉग, करेक्ट. ड्यू टू फॉग वेरी डिफिकल्ट. नहीं, ड्यू टू फॉग के बाद इसका नेक्स्ट नाउन आना चाहिए. क्योंकि जब भी हम सेंटेंस ऐसा ड्यू टू फॉग से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा तरीका क्या होता है? ड्यू टू फॉग डैश ही कुड समथिंग, ही कुड नॉट, सेंटेंस ऐसे नॉर्मली स्टार्ट होता है भाई, है कि नहीं? तो SPRQ खत्म, ये ऑप्शन ही नहीं है. ड्यू टू फॉग वेरी डिफिकल्ट. QRPS, QSRP. Now let us look at this Q. The poor visibility, correct. Made the movement of traffic, correct. I'm talking about this. The poor visibility made the movement of traffic very difficult due to fog. Make sense? Due to fog लास्ट में भी आ सकता है, क्योंकि मॉडिफायर है, हो सकता है. अब इस पे आते हैं. The poor visibility due to fog. पुअर विजिबिलिटी क्यों है? ड्यू टू फॉग है. सो द पुअर विजिबिलिटी ड्यू टू फॉग मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफिकल्ट. अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है तुम्हारे माइंड में कि मैंने ड्यू टू फॉग लास्ट में क्यों नहीं एक्सेप्ट किया. इसका रीजन है, ड्यू टू फॉग यहां पर मॉडिफायर है. किसको मॉडिफाई कर रहा है? अगर मैं इस वाले ऑप्शन में देखता हूं, तो ये मॉडिफाई कर रहा है विजिबिलिटी को. द पुअर विजिबिलिटी
why the visibility is poor? Due to fog. ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले में किसके साथ लगा हुआ है? वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू फॉग. So the poor visibility made the movement of traffic very difficult due to fog. ये ड्यू टू फॉग वेरी डिफिकल्ट इसके लिए नहीं हो रहा है, ये ड्यू टू फॉग जो है मेड द मूवमेंट, मेड के साथ है कि उसको क्यों मतलब ये दिक्कत दे रहा है, तो इसलिए ये वेरी डिफिकल्ट के साथ नहीं आ सकता लास्ट में. So the poor visibility due to fog made the movement of traffic very difficult. D. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट 27. क्लू. दो क्लू है, इंडाइक्ट और लीगल. इंडाइक्ट इज अ वर्ब. टू इंडाइक्ट, इन्फिनेटिव लगा हुआ है. इंडाइक्ट व्हाट? जब तुम इंडाइक्ट करते हो यानी कि किसी को तुम एक्यूज करते हो, चार्ज लगाते हो, तो किसी कोई ना कोई तो होना चाहिए उसके आगे. सो फॉर द पेशेंट्स टू इंडाइक्ट whom? एक्चुअली इंडाइक्ट पर्सन ही होगा ना, लिविंग थिंग. तो इंडाइक्ट बट रेयरली. इंडाइक्ट देयर आर मल्टीपल, या टू इंडाइक्ट द डॉक्टर्स, टू इंडाइक्ट द डॉक्टर्स. सीधी सी बात है, जिसमें पीएस होगा वो सही आंसर है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है. लो तुम्हारी 50% ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गए. अब चेक करना है दोनों को. अब डॉक्टर्स को चेक करो, सॉरी लीगल को चेक करो. लीगल, लीगल क्या है? एडजेक्टिव है, इसके आगे कुछ लगेगा ना, लीगल इश्यूज, लीगल एक्सप्लेनेशन, लीगल आंसर्स, कुछ तो आएगा. क्या आएगा लीगल के साथ? लीगल द डॉक्टर्स, लीगल बट रेयरली, देयर आर मल्टीपल लीगल बट रेयरली, देयर आर मल्टीपल व्हाट? लीगल एवेन्यूज. यस, लीगल एवेन्यूज. यानी कि आरपी होना चाहिए तुम्हारे पास, एक आरपी होना चाहिए और आरपीएस होना चाहिए. ये तुम्हारा सीधा आरपीएस, क्योंकि पीएस अपने आप में कॉम्बिनेशन है. आरपीएस किस में है? ओ भगवान, दोनों में है. कोई बात नहीं, दोनों पढ़ लेते हैं. There are multiple legal avenues for the patients to indict the doctors, but rarely is it the it is होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर गलत है, but rarely it is the other way round. Makes sense. Let us look at C. Q. बट से कहां सेंटेंस स्टार्ट करोगे? सोचने की जरूरत नहीं थी. बट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है. बी. अब आ गया नेक्स्ट वाला. लाइफ इज ए सोलो. सोलो व्हाट? सोलो व्हाट? कुछ तो आएगा ना. सोलो फ्लाइट है, सोलो जर्नी है, कुछ तो आएगा. तो लाइफ इज ए सोलो मेक्स अस, नहीं. लाइफ इज ए सोलो फ्लाइट, यस, तो आरपी बन रहा है. लाइफ इज ए सोलो हर ओन जर्नी, नहीं, आरपी. जिसमें आरपी है वही आंसर है. इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है. लो 50% एलिमिनेशन तो यही निकल गया. अब दोनों को देख लो, आर आर से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों. आर. लाइफ इज, मैं अब बी को पढ़ रहा हूं, इसको पढ़ रहा हूं. लाइफ इज अ सोलो फ्लाइट and each person her own journey.
and each person makes his or her own journey. ये ruled out. खत्म. तीसरा बच गया. Now read it. Life is a solo flight and each person P के बाद each person makes his or her own journey. This is the answer. अब आ गया नेक्स्ट वाला. क्लू, लेटेस्ट, एडजेक्टिव. लेटेस्ट व्हाट? लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट एडिशन, कुछ तो लेटेस्ट होगा. अच्छा, लेटेस्ट मेड इट इवॉल्व? नहीं. लेटेस्ट इनटू अ रेयर सेंटर? नहीं. लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज? यस. एसक्यू जिसमें है वही तुम्हारा आंसर. इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है. हेलो, ये तुम्हारा आंसर है. पढ़ लो. Adoption of the latest technologies and equipment has what? Has made it evolve into a rare center of excellence. C is the answer. C is the answer. Clear? 30. Please, Ismail, please mark the same. If you complaint to, if you have any complaint to, so if you have any complaint to be done, to be made, सिंपल सी बात है, आर क्यू तुम्हारा ऑप्शन बन रहा है. Am I right? देखो, आर एस नहीं बन सकता तुम्हारा ऑप्शन, सीधी सी बात है, क्योंकि इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, आर एस नहीं बन सकता. आर एस इसमें है रूल्ड आउट. एक ऑप्शन तो तुम्हारा सीधा सीधा निकल गया, ब्लाइंड. विदाउट, अभी हमने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया. ओके, इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू, प्लीज मार्क द सेम. आरपी नहीं बनता. आरपी है किसी में? नहीं है. आरपी है इसमें, ये रूल्ड आउट, नहीं बनता. दो बच गए, पढ़ लो. इफ यू हैव, मैं ये सी पढ़ रहा हूं. If you have any complaint to be made in response to this notice, please mark the same to the concerned authority. ठीक है. ऐसे इसमें भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में भी बताता हूं अभी बाद में. अब आता है डी. If you have any complaint to be made in response to this notice, नहीं, मैंने कौन सा पढ़ लिया था? टू से, सॉरी, गलत, मैंने ये वाला पढ़ लिया था, RQPS. इफ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस, प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी. दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज डी. ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है? टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ये मिस्टेक है. क्यों मिस्टेक है? देखो, दो चीजें होती हैं. What is the meaning of concerned? Concerned का मतलब होता है चिंतित होना. Concerned का मतलब होता है चिंतित होना. I was concerned about you. दूसरा मीनिंग concerned का होता है associated, यानी कि किसी चीज से जुड़ा हुआ होना. यानी कि जो मतलब इफ आई से मतलब कि ही इज कंसर्न्ड विद इट, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उससे जुड़ा हुआ है, ये उससे एसोसिएटेड है. लेकिन उसको लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं अथॉरिटी कंसर्न्ड. कंसर्न्ड अथॉरिटी नहीं लिखते हैं. बी केयरफुल. कंसर्न्ड अथॉरिटी का मतलब होता है चिंतित अथॉरिटी. अरे भाई, वो क्यों चिंतित हो गया यार? चिंतित तो तुम हो, ये चिंतित हो गया. इसका मीनिंग, इसका मतलब संबंधित. ये एरर था, ग्रामेटिकल एरर. आजकल के क्वेश्चन पेपर भी ना ऐसे सेट करते हैं.
ओके, लेट्स गो टू 31, एंटोनिम्स निकाल। ओके, द पैरेंटल सपोर्ट कैन फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब मजबूत करना, जैसे किले को मजबूत करते हैं। यार मैं थोड़ा पानी पी लूं, 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट के लिए मैं चाय भी बना रहा हूँ। 4 बजे से बैठा हूँ यार, लगातार पढ़ा रहा हूँ। 1 मिनट, ऑलरेडी डला हुआ पानी। ओके, फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? फोर्टिफाई का मतलब होता है ताकतवर बनाना, यानी कि हमारा आंसर जो है वो कमजोर करना आंसर होना चाहिए। वीकन, यस, पहले पहले ही मिल गया। वीकन साइड में रखो। एनकरेज हो नहीं सकता, सिनोनिम्स है। ये पॉजिटिव वर्ड है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वर्ड है तो गलत है। ब्रेस, पेरेंटल सपोर्ट कैनॉट ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है सपोर्ट देना। पेरेंटल सपोर्ट ही सपोर्ट है, तो फिर दोबारा सपोर्ट थोड़ी चाहिए। ये भी पॉजिटिव वर्ड है, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं। बी केयरफुल एंटोनिम्स है। इसका मैं तुम्हें ट्रिक बता दूं। अगर जैसे तुम कभी देखो ना, ये पूरा का पूरा पेपर ऐसे आया हुआ है तुम्हारे सामने, जहां तुमने मार्क करना है। सिनोनिम्स में तो रेयरली गलती होती है, क्योंकि नॉर्मली सिनोनिम्स हम हमारे जो क्या बोलते हैं सबकॉन्शियस में फीड है कि सिनोनिम निकालना है, सिनोनिम निकालना है। लेकिन एंटोनिम में कई बार चूक हो जाती है, हम सिनोनिम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसकी ट्रिक पता क्या होती है? तुम्हारे पास पेंसिल होगी जब तुम एग्जाम में जाओगे, तो यहां पर ना, तो तुम अभी से ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ऐसे कर दो, ए ए, ये पूरा एक बार पहले मार्क कर लेना, तो ये तुम्हें याद दिलाएगा मैंने एंटोनिम पकड़ लिया। समझ में आ गई बात? जैसे तुम ए देखोगे समझ जाओगे, अरे यहाँ एंटोनिम करना। ये तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी देखो इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने 31 से लेकर 40 तक 10 क्वेश्चन दिए हुए लगातार एंटोनिम के ऊपर। अगर थोड़ा सा भी ध्यान चूका, सिनोनिम में ये गलती रेयरली मैंने देखी है स्टूडेंट्स को करते हुए, ये यहां पर ये गलती आती है। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि उस टाइम पर तुम यहां पर जो है ए सब में ऐसे मार्क कर दो। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे सब में मार्क करने में। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे कर दो। अब ये हो गया। अब यहां पर एंटोनिम निकालना है। नजर गई ना एकदम से ए पर, एंटोनिम निकालना है। कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। 1 मिनट यार, 1 मिनट। ओके, नाउ वी कैन हैव अनदर dazzling thought. डैजलिंग पॉजिटिव वर्ड, चमक, चमकदार। डैजलिंग का मतलब चमकदार। देख लो नीचे कौन सा नेगेटिव वर्ड है। स्प्लेंडेड पॉजिटिव है, मर्की यानी कि गंदा नेगेटिव वर्ड है, बेजिंग पॉजिटिव वर्ड है, फुलजेंट पॉजिटिव वर्ड है, मर्की। द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब सीक्रेट, यानी कि नेगेटिव वर्ड। तो इसका ऑपोजिट तुम्हें पॉजिटिव निकालना है, एंटोनिम देखना है। ओके, क्लैंडस्टाइन, अब सीक्रेट नेगेटिव वर्ड, कवर्ड नेगेटिव वर्ड, स्नीकी नेगेटिव, पब्लिक पॉजिटिव। खत्म। ये ट्रिक होती है इसको करने की, क्लैंडस्टाइन, पब्लिक। नेक्स्ट, इन द विंटर्स द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक। ब्लीक नेगेटिव वर्ड, यानी कि बेरन, कोई एक्साइटिंग नहीं, कोई वार्मथ नहीं, यानी ठंडा, बिल्कुल बेकार। तो नेगेटिव वर्ड है, तो इसका तुम्हारा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। चेयरलेस नेगेटिव, वर्डेंट। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें वर्डेंट का मीनिंग आना चाहिए। वर्डेंट का मतलब होता है हरा भरा, तो ब्लीक का ऑपोजिट है, पॉजिटिव है। डेसोलेट नेगेटिव है, यानी कि उजाड़, बियाबान। बेयर नेगेटिव, सो वर्डेंट इज द आंसर।
amid commotion the leader and his supporters remained क्या बोलते हैं, पैसिव। कमोशन का मतलब क्या होता है, बहुत जोर का साउंड, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। क्वाइट्यूड, क्वाइट ऑपोजिट, पॉजिटिव वर्ड है। अप्रोर नेगेटिव वर्ड है। टेम्पेस्ट नेगेटिव वर्ड है। स्टर नेगेटिव वर्ड है। अप्रोर का मतलब क्या होता है, शोर, नेगेटिव। टेम्पेस्ट तूफान, नेगेटिव। स्टर यानी कि मूवमेंट, नेगेटिव। ये वर्ड्स का ये जो नेगेटिव पॉजिटिव सेंस होता है, वर्ड्स का ये जो नेगेटिव पॉजिटिव सेंस होता है, मीनिंग के अलावा तुम्हें इसको ये आना चाहिए कि ये वर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है या ये वर्ड एक नेगेटिव वर्ड। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए आई गिव यू अ फ्यू वर्ड्स टू टीच यू व्हाट इज पॉजिटिव वर्ड्स एंड व्हाट आर नेगेटिव वर्ड्स। एग्जांपल के लिए मैं अब वर्ड यूज करता हूं, मैं तुम्हारे स्कूल की बुक से ही निकाल लेता हूं। टाइगर इन द जू, पढ़ी होगी, पोएम याद होगी। लर्किंग, LURKING, लर्किंग। लर्किंग का मतलब क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ मूवमेंट, लेकिन इट्स अ नेगेटिव वर्ड। अब लर्किंग होगा, स्नीकिंग होगा, मूविंग होगा, ठीक है, वॉकिंग होगा, ये चारों का मीनिंग एक ही है। मीनिंग एक ही है। क्या मीनिंग है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन इसमें वॉकिंग पॉजिटिव है, स्नीकिंग नेगेटिव है, लर्किंग नेगेटिव है। चौथा कौन सा बोला मुझे याद नहीं आ रहा। स्नीकिंग, लर्किंग, वॉकिंग, इतना ही वो है। वॉकिंग क्यों पॉजिटिव है और स्नीकिंग और लर्किंग क्यों नेगेटिव? वो इसलिए क्योंकि जब तुम स्नीक करते हो, वॉक तो कर रहे हो, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन तुम सबसे छुपते हुए चल रहे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन टू यू। लर्किंग में भी यही है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इनका मीनिंग क्या है, यू कैन से भाई सीधी सी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जाना मूवमेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन नहीं, डिफरेंस है, क्योंकि जब तुम वॉक कर रहे हो तो तुम अपने आप को छुपा नहीं रहे हो। सो दैट्स अ पॉजिटिव वर्ड। सो द डिफरेंस बिटवीन लर्किंग, स्नीकिंग एंड वॉकिंग is that walking is a positive word, sneaking and lurking are negative words. तो ये तुमने सबसे पहले ध्यान रखना होता है। एक तो वर्ड का मीनिंग होता है, एक तो वर्ड का मीनिंग होता है, लेकिन तुम्हें साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि ये चीज, ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक तुम्हें इस पॉजिटिव नेगेटिव का वो सेंस समझ में नहीं आएगा ना, तब तक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है वोकैबुलरी को अंडरस्टैंड करना। इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो मीनिंग का रट्टा तो मार लेते हैं बुक से। बुक से जैसे कई बुक्स घूम रही है मार्केट में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आई डोंट रिकमेंड एनी बुक। मैं तो एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, वो है डिक्शनरी, वो है डिक्शनरी। तो या फिर जो बुक्स मैंने खुद लिखी हुई, जो बुक्स मैंने खुद लिखी हुई है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, दैट्स ऑल। तो तुम्हें वर्ड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस में है, ये मीनिंग के अलावा तुम्हें मालूम होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे जब हम स्क्रूपलस कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए जब मैं बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा हूं, तो मेरा मीनिंग ये होता, मैं गलत बटन दबा दिया, हाँ। ओके, सो यहां पर कमोशन और नेगेटिव वर्ड, बहुत सारा नॉइस। क्वाइट्यूड पॉजिटिव वर्ड, शांति। अप्रोर नेगेटिव वर्ड। टेम्पेस्ट नेगेटिव। स्टर नेगेटिव। एक सेकंड में मीनिंग निकल के आते हैं। तो मीनिंग प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों करोगे तो वोकैबुलरी बहुत इजी हो जाती है। वोकैबुलरी बहुत इजी हो जाती है। टीचर्स नॉर्मली ये बताते नहीं है। ओके, नेक्स्ट।
He had the audacity to blame him. Audacity नेगेटिव वर्ड, यानी धृष्टता। अब क्या करना है, एंटोनिम ढूंढना है। भूल जाते हैं इतने में, जब वहां सोच के आते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट आके कंफ्यूजन होता है। एंटोनिम ढूंढना है। ए तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा। He had the audacity to blame him. बोल्डनेस, दोनों बराबर ही मीनिंग है। नो। विगर, ये भी इसी के बराबर चल रहा है, यानी कि ताकत, जोर, शो, एनर्जी, लाइवली। टेमिडिटी, वही धृष्टता अगेन। पोलाइटनेस, देखो कितना ऑपोजिट निकल के आता है। अगर सेंस ना भी बन रहा हो तो क्या बोलते हैं, मीनिंग ना भी बन रहा हो तो भी सेंस के थ्रू ऑडेसिटी और पोलाइटनेस। पोलाइटनेस इज द आंसर। दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब पीछे जाना, नेगेटिव, पीछे जाना यानी वापस ले लेना, यानी कि कम करना, ये भी हो सकता है। सब्सिडाइज, सॉरी सब्सिडेंस, अगेन कम करना। ठीक है, अब अबेटमेंट कम करना हुआ तो नेगेटिव वर्ड हुआ ना। सब्सिडेंस, सब्सिडी देना, नेगेटिव करना। एबिंग, पीछे जाना, नेगेटिव। एक्यूमुलेशन, उल्टा, जुड़ना, पॉजिटिव। मिटिगेशन, कम करना, नेगेटिव। ये एनपी का जो सिस्टम है ना, ये वोकैबुलरी में बहुत काम आता है। ठीक है। देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज और भी है, कुछ वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, और कुछ न्यूट्रल वर्ड्स भी होते हैं। वो तुम्हें अपने आप सेंटेंस के सेंस से समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रल है या नहीं। अभी तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, अभी तो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा वीडियो में। ओके, तो देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसका मतलब बहुत तेज ग्रोथ है, पॉजिटिव वर्ड, यही मीनिंग निकल रहा है। एग्रेसिव, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, और एक मिनट, करना क्या है हमने यहाँ, ये मत चूक जाना, कहीं ऐसा ना हो कि सिनोनिम ढूंढने लग जाओ। ठीक है, हाँ। तो एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव है, ठीक है। एग्रेसिव, ये भी पॉजिटिव है। रैम्पेंट, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। क्यों? मैं मानता हूं एग्रेसिव और रैम, अब तुम बोलोगे सर एग्रेसिव को आपने वो वहां पे तो नेगेटिव लिखा था। एग्रेसिव ने, जब मैं वहां पे पिछला वाला ये कर रहा था, क्या बोलते हैं, कमोशन, ये वो, तो यहाँ पर अप्रोर, टेम्पेस्ट, सबको मैंने नेगेटिव किया। लेकिन इस सेंस में देखो कि तुम्हारा कंपैरिजन किससे हो रहा है। तुम्हारा कंपैरिजन किससे? एक्सपोनेंशियल, जो कि एक पॉजिटिव है, यानी कि चीज बढ़ रही है, तो इसीलिए मैं उसको पॉजिटिव में लेके जा रहा हूं, क्योंकि ग्रोथ है। तो एग्रेसिव, ठीक है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में एग्रेसिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि इसी एग्रेसिव को मैंने किसी और वर्ड ग्रुप में डाला कि एग्रेसिव है, क्वाइट है, और क्या बोलते हैं, बोल्ड है, ऑडेशियस है, अब उस ग्रुप में देखो सारे नेगेटिव में बन जाते हैं। यहां पर एक्सपोनेंशियल का मतलब इट्स पॉजिटिव, सेंटेंस के हिसाब से। तो ये ट्रिक आनी चाहिए। इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि जितने तुम ये वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कर सकते हो ना, इसको अगली बार जब कभी भी वोकैबुलरी का कोई भी टेस्ट लो, कोई भी टेस्ट लो, तो ये देख के चलना, ये देख के चलना। मैं जब अपने मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देता हूं तो उसमें मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रिक सिखाता हूं, ध्यान रखना इस बात को। सो देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, पॉजिटिव है। मीगर, मीगर का मतलब कम होना, ये नेगेटिव हो गया अब यहां पर। ऑगमेंटेड, ये वही बढ़ना हो गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या है? सी। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे इन आंसर्स में से, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यू कैन पोस्ट योर आंसर्स। ये स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का कि सर मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन आपने ये एक्सप्लेनेशन दी है, जरा समझा दो, तो उसका रिप्लाई तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है।
ही वॉज नोन फॉर हिज सगैसिटी, पॉजिटिव वर्ड, यानी कि अकलमंदी के लिए, मीनिंग इतना मालूम होना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि अपने दिमाग के लिए। प्रूडेंस, ये भी इसी का भाई है, पॉजिटिव है। विजडम भी पॉजिटिव है। इग्नोरेंस नेगेटिव। करना क्या है, एंटोनिम निकालना है ध्यान से। सैपियंस पॉजिटिव, सो इग्नोरेंस इज द आंसर। So ignorance is the answer, right? Now the river Ganges culminates. Culminates का मतलब क्या होता है, एंड, खत्म हो जाना। एंटोनिम करना वे याद रखना। कल्मिनेट एंड हो जाना, कंक्लूड ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। फ्लोज मतलब ही नहीं होता। ओरिजिनेट्स इसका ऑपोजिट है, कल्मिनेट ओरिजिनेट। मर्जेस मीनिंग मैच ही नहीं करता, सो ओरिजिनेट्स इज द आंसर। अब समझ में आ रही है बात? नाउ लेट अस गो टू idioms and phrases. ये थोड़े से तंग करते हैं। द लायंस शेयर, लायंस शेयर का मतलब इंपॉर्टेंट, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। तो चारों ऑप्शंस देख लो इसका आंसर। इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, तुक्का ही चलता है। देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस की सिंपल सी बात है, या तो तुम्हें आंसर आता है या नहीं आता। प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जब तुम्हें एक मीनिंग आता है और उससे मिलता जुलता मीनिंग आता है, वहां पर एक्सप्लेनेशन बनती है। अलायंस शेयर अ पोर्शन ऑफ समथिंग, अगर एक पोर्शन ऑफ समथिंग ही है तो वो तो शेयर हो गया, फिर ये एडजेक्टिव लायंस क्यों लगा हुआ है? अगर यहाँ पर अ बिग पोर्शन, अ स्मॉल पोर्शन, कुछ भी और होता तो समझ में भी आता, लेकिन शेयर पोर्शन एक ही चीज तुमने लिख दी, लायन का तुमने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, इसलिए रूल्ड आउट। इसमें भी मैं तुम्हें वो सेंस लगाने का तरीका बता रहा हूँ। द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यस हो सकता है क्योंकि पार्ट आ गया, यहाँ पर उसका एडजेक्टिव तुमने बता दिया। So this could be the answer, साइड में रखो। An important decision, an aggressive statement, portion, share portion, तो मैं I will go with the answer B, 41B. Okay, spill the beans. अब ये इसका तो कहीं से कोई तुक्का नहीं है भाई, इसका तो आंसर मालूम होना चाहिए। रिवील अ सीक्रेट, इसका आंसर रिवील अ सीक्रेट है। कुक समवन्स गूस, हाँ ये थोड़ा सा तंग करेगा। देखो अब तुम सोच रहे हो कुक समवन्स गूस, तो चल यार उससे उससे पक नहीं रही है, मैं उसकी पका देता हूँ गूस, तो उसका काम इजी हो जाएगा, तो तुम नॉर्मली आंसर्स टू असिस्ट अदर्स ले लोगे, जबकि गलत है। टू कुक समवन्स गूस का मतलब होता है किसी दूसरे के प्लान को खराब कर देना, किसी दूसरे के प्लान को खराब कर देना। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि या तो इडियम का मीनिंग आएगा या फिर नहीं आएगा। ओके, तो इसका आंसर है टू स्पॉइल अदर्स प्लान्स। डिसअपियर इनटू थिन एयर, ये तो बड़ा साफ आ रहा है, क्लियर। डिसअपियर सडनली, देखो यहीं पे चूक हो जाती है, यहां पर यही चूक हो जाती है कि डिसअपियर डिसअपियर देखा और फटाक लिया। डिसअपियर इनटू थिन एयर का मतलब डिसअपियर सडनली नहीं होता, डिसअपियर इनटू थिन एयर का मतलब अपने पीछे कोई सुराग न छोड़कर गायब हो जाना। सो डिसअपियर सडनली इज रॉन्ग, दिस इज अ ट्रैप क्वेश्चन, इट इज लॉस्ट फॉर एवर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर, यानी कि वापस नहीं आना। ही डिसअपियर्ड इनटू थिन एयर मतलब कहां चला गया राम जाने। केयरफुल, पुट द स्क्रूज ऑन, put the screws on is forcing someone to do what you want. That's A. Okay. 46. Sit on the fence. Sit on the fence का मतलब वही बात होती है बीच में बैठ जाना। इसका क्या मतलब है भैया, ना तो मैं तेरी तरफ हूं ना मैं तेरी तरफ हूं, और सीधी सी बात है कि बाद में मैं देखूंगा जो जीत रहा है मैं उसकी तरफ कूद जाऊंगा, तो ये सिटिंग ऑन द फेंस को नेगेटिव माना जाता। ठीक है,
So sitting on the fence means avoid taking sides. Be as sharp as a tack. ये थोड़ा सा है, क्योंकि देखो बी शार्प एज ए टैग, शार्पनेस का टॉकेटिव से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये तुम्हारा रूल्ड आउट है। क्लमजी पर्सन रूल्ड आउट है, लेकिन श्रूड हो सकता है और क्लेवर हो सकता है। यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ जाएगा कि मैं आंसर क्या मार्क करूं। अगर यहां पे जल्दबाजी कर दी तो एरर होने के बहुत ब्राइट चांसेस। अ श्रूड पर्सन, अब देखो यहां पर तुम्हारे सामने जो चॉइस आई है, श्रूड की आई है और क्लेवर की आई है, दोनों का सेंस, दोनों का सेंस मोर और लेस, दोनों का मीनिंग मोर और लेस बराबर है। मतलब जिसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। श्रूड का मतलब होता है बिल्कुल शार्प एंड एवरीथिंग। तो हमने चुनना क्या है? तो इसमें when you say he is as sharp as a tack, तो shrewdness में sharpness नहीं होती। शार्प का मतलब क्या होता है? दिमाग बहुत तेज होता है। क्लेवर का मतलब क्या होता है? पट से जवाब देना। क्लेवर का मतलब क्या होता है? एकदम से चीज को समझना। सो द आंसर इज अ क्लेवर पर्सन, नॉट अ shrewd पर्सन। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, खैर इसका मीनिंग उन्होंने अपसाइड डाउन दिया है, नहीं है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मीनिंग, इसका बिल्डिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज हीथ रॉबिन्सन। ये पहले नहीं सुना होगा, जहां तक मेरा ख्याल है ये इडियम नहीं सुना होगा। इसका बड़ा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हीथ रॉबिन्सन उस चीज को बोलते हैं जहां एक बड़ा सिंपल सी चीज है, उसको करने के लिए तुमने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन बना दी या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया। अब इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूं तो तुम्हें बड़ा अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीथ रॉबिन्सन। और ये जो सुना रहा हूं, दिस इज अ फैक्ट, ये हकीकत में हुआ है। एक जापान की एक कंपनी थी, साबुन बनाती थी। जापान की एक कंपनी साबुन बनाती थी। तो एक बार उनके पास एक बड़ी अजीब सी कंप्लेंट आई। कंप्लेंट क्या आई? कि कंप्लेंट ये आई उनके पास कि ये जो आपने हमें साबुन का ये जो डब्बा भेजा है, जिसके अंदर बहुत सारे वो साबुन हैं छोटे छोटे डब्बों में, इनमें से कुछ डब्बे खाली निकले, उसमें साबुन नहीं निकला। ठीक है, उसमें साबुन नहीं है। यानी कि मान लो कि एक बंदे ने मतलब एक बॉक्स खरीदा साबुन का, और उस बॉक्स में 10 साबुन है, तो सिर्फ 9 में मतलब क्या बोलते हैं साबुन है, 10वां जो है खाली रैपर, उसका वो डब्बा बॉक्स बना हुआ है, अंदर साबुन नहीं है। बड़ा परेशान। उन्होंने पहले तो लाइटली लिया कि अरे यार चलो ह्यूमन एरर होगा, कि कोई दे डिडंट टेक इट सीरियसली। लेकिन कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, कई जगहों से कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई कि ये प्रॉब्लम आ रही। बोले यार अब क्या करें? तो जैपनीज थे, एडवांस टेक्नोलॉजी, किसी ने सजेशन दे रहा है यहाँ पे लेजर बीम लगेगी, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये, मतलब ये है कि कुल मिला के दबा के दुनिया भर का मशीनें डिजाइन की जाने लगी कि एरर पकड़ा जाए कि कैसे किस डब्बे के अंदर साबुन नहीं है। सब लोग दिमाग खपाते रहे। एंड में जाके सब लोग को वो बोल दिया गया भाई अपना अपना प्रोटोटाइप, अपना अपना वो मशीन का वो ऑर्डर, वो क्या बोलते हैं सैंपल बना के लाओ, जिससे लोग पता नहीं क्या क्या वियर्ड कॉम्बिनेशंस लेके आने लगे। एक बंदा आया खाली हाथ, उससे पूछा भाई तू क्या मतलब सोल्यूशन है तेरे पास? बोलता सोल्यूशन क्या है इसमें, सिंपल सी बात है। उसने क्या किया, साथ में ना एक टेबल फैन रखा हुआ था, टेबल फैन। वो टेबल फैन लेकर गया और जहां पर वो साबुन पैक होकर बाहर निकल रहे थे वहां पे उसने टेबल फैन लगा दिया और ऑन कर दिया, थोड़ा स्पीड हाई कर दी। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर साबुन का बॉक्स के अंदर साबुन है और जब वो टेबल फैन के सामने से निकलेगा
उड़ेगा नहीं, आगे चला जाएगा, लेकिन जो खाली डब्बा होगा फट से उड़ जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन। अब इसके लिए क्यों लेजर बीम लगानी है, एक्सरेज लगाने, एक मशीन लगानी है जो वेट को नाप रही है, ये अरे भैया कॉमन सेंस। एक फैन लगा दिया उसने, वो फराटा फैन लगा दिया, वो हवा मार रहा है, खाली डब्बा होगा फट से उड़ जाएगा, काउंटिंग कभी गड़बड़ होगी नहीं, सिंपल सी ट्रिक थी। दैट इज नोन एज हीथ रॉबिन्सन। यानी कि जो इसने किया ये तो तरीका था, जो बाकी लोग जो प्रोटोटाइप्स और मशीन्स और ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हीथ रॉबिन्सन। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अखरोट तोड़ने हैं, अब उसके लिए एक बंदा मशीन बना रहा है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं इंडियंस, हथौड़ा लिया टप से मारा, चल रही, हो गया। और बल्कि कुछ लोग जैसे मैं हूं, मैं तो सीधा हाथ ही ऐसे मार देता हूँ, उसके बाद अखरोट टूट जाता है। अब उसके लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन क्यों बना? आपको एक ट्रिक और बताता हूँ इसी बात में। पिस्ता खाते हो ना, निकलता नहीं है ना पिस्ता का, वो जब उसका कवर तोड़ते हैं तो निकलता नहीं है पिस्ता। उसको कई बार बड़ा ट्रिक हो जाता है, वो टक टक करना पड़ता है, कई बार ये नाखून वगैरह भी प्रॉब्लम होते हैं। अब इसके लिए मशीन बनाने का सोच लो, इसके लिए कोई मशीन बना दे कि भाई एक पिस्ता अंदर डाल, वो टक से दो में तोड़ेगी और पीस बाहर निकल आएगा। बन सकती है मशीन, बनी भी होंगी, मैंने देखी नहीं कभी। कॉमन सेंस पता क्या है, बड़ी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, याद रख लेना इसको, जिंदगी में काम आएगी। एक पिस्ता तोड़ लो, जब पिस्ता तोड़ोगे उसके दो पीसेस निकल आएंगे, बीच की गिरी तो खा जाना, उस गिरी को बचा, उसका जो साइड का वो जो एक पीस होगा ना, उसको बचा लेना। अगले पिस्ते के बीच में उसको डाल के ऐसे घुमाओगे ना, पिस्ता दो में टूट जाता है। बात समझ में आ गई? मतलब पिस्ता लिया, पहला वाला तो तोड़ लिया कैसे भी और खा लिया, और उसके बाद जो टूटे वो दो पीसेस होते हैं पिस्ते के, उसको रख लिया हाथ में, और अगला पिस्ता लिया तो उसके क्रैक के बीच में उसको डाल के हल्का सा घुमाओगे ना, एकदम से दो में हो जाता है। दैट इज द सिंपलेस्ट वे। अब इसके लिए जिस बंदे ने एक मशीन बना दी कि पिस्ता क्रैक कर रही, दैट मशीन विल बी नोन एज हीथ रॉबिन्सन। समझ में आ गई बात? इस तरीके से होता है। दैट नाउ यू गेट द मीनिंग ऑफ हीथ रॉबिन्सन। एंड नाउ लेट्स गो एंड सी द मीनिंग्स। Heath Robinson, very complicated system or machine for doing a simple task. Clear? As thick as thieves. अब as thick as thieves का मतलब क्या होता है? As thick as thieves का मतलब बहुत ही गहरी दोस्ती होना। ओके, but it's a negative idiom. Very close friends who are looked upon with suspicion. That's the answer. So, children, with this we come to the end of this question paper. I'm sure you must have learned a lot. इसका फीडबैक या तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, या अगर आप उस पर इंस्टेंट कोई चीज जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और तुम्हारे हर आंसर को रिप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चंस हो, यू आर फ्री टू सेंड मी एंड दे विल बी टेकन केयर ऑफ। या इट्स फ्री, चार्जेस नहीं है उसके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।